ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल बैंकर्स लाइफलाइन। एंड आज अपन इंग्लिश का टॉपिक कवर कर रहे हैं प्रोनाउंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है और यूजफुल भी टॉपिक है ये। तो प्रोनाउन को समझने से पहले ना अपने को ये समझना होता है कि नाउन्स क्या है। और नाउन तो देखो हम बचपन से ही हमने प्रोनाउन भी पढ़ा है, लेकिन हमने बहुत बार देखा होगा संज्ञा को बोलते हैं नाउन। और क्या बोलते हैं? जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई फीलिंग है, कोई स्थान है, कोई प्लेस हो सकता है, ये कोई मैप बना दिया मैंने। जितने भी इंसान ने नाम रखे, या जानवर भी हो सकता है, लिविंग, यानी कि व्यक्ति का मतलब है लिविंग की बात हो रही है। जितने भी देखो इंसान ने बातचीत करने के लिए क्या है, हर चीज का, हर व्यक्ति का, हर जानवर का नाम रखा है। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मान लो सबके सब नाम खत्म कर दें तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जितने भी नाम इंसान के द्वारा रखे गए हैं वो सबके नाउन्स हैं। जैसे कार, बस, ट्रेन, गाड़ी, ट्री, बर्ड्स, क्लाउड्स, सन, मून, माउंटेन, रिवर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, मार्कर, मेरा नाम मयंक, शहर चंडीगढ़, सिरसा हरियाणा, इंडिया, दिल्ली, पैसिफिक ओशियन, स्टार्स, है ना। आप देखो पूरे ब्रह्मांड में इंसान ने हर चीज का नाम रखा है। जितने भी नाम रखे गए इंसान के द्वारा वो सबके नाउन्स हैं। अब देखो जब हम राइटिंग करते हैं ना, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग करते हैं, तो देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे, ये लड़का है, इसका नाम है रवि, तो ये नाउन हुआ क्योंकि नाम रखा गया। अब मैं ऐसा बोलता हूँ रवि मेरा दोस्त है, तो मैं क्या लिखूंगा? रवि इज माई फ्रेंड। अब मैं बोलता हूं रवि दिल्ली में रहता है, तो मैं क्या बोलता हूं? रवि लिव्स इन दिल्ली, लिव्स इन दिल्ली। इसी तरह से मैं लिखता हूं रवि हैज अ कार, रवि स्टडीज इन कॉलेज। अब देखो ऐसा मैं कितना भी मैं लिख रहा हूं। अब देखो अगर मैंने 4 लाइन लिखी, इन 4 लाइन में देखो क्या, रवि इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, रवि लिव्स इन दिल्ली, फुल स्टॉप, रवि हैज अ कार, रवि स्टडीज इन कॉलेज। मैंने यहाँ पर 4 बार 4 लाइंस लिखी, और ये चारों बार जो लाइंस हैं ये रवि के बारे में है। और मुझे 4 बार रवि लिखना पड़ा। रवि इज माई फ्रेंड, रवि लिव्स इन दिल्ली, रवि हैज अ कार, रवि स्टडीज इन कॉलेज। ना ये हो क्या रहा है, जो रवि है उसकी रिपीटेशन हो रही है, जो नाउन है वो बार बार लिखा जा रहा है। इससे क्या पढ़ने वाले को बोरिंगनेस क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है भाषा के अंदर। इसीलिए लैंग्वेज में क्या है, एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया गया जिसका नाम है प्रोनाउन। अब देखो प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। देखो नाम तो क्या होता है? नाउन। जितने भी नाम इंसान ने रखे वो क्या नाउन है, और उनके बदले में जो आप लिखते हो वो क्या होता है? सर्वनाम। जैसे रवि के बदले में मैं ही लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? रवि का सर्वनाम बन गया। मैं रवि की जगह पे ही लिख सकता हूं। रवि इज माई फ्रेंड, ही लिव्स इन दिल्ली, ही हैज अ कार, ही स्टडीज इन कॉलेज। अब बार बार रवि लिखने की बजाय मैंने ही का इस्तेमाल कर लिया, तो ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रवि के बजाय जगह पे लिखा जा रहा है। तो ये क्या बन गया? रवि का प्रोनाउन बन गया। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? सर्वनाम। यानी कि डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि सर्वनाम या प्रोनाउन का मतलब क्या है। देखो जो नाउन को रिप्लेस कर दे, ये जो नाउन की जगह पे लिखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखो हर चीज के प्रोनाउन है। चाहे लड़का है प्रोनाउन है, लड़की है प्रोनाउन है, जानवर है, कोई चीज है, मेरा, आपका, हमारा, सबके सबके रिप्लेसमेंट्स है। जैसे मैं बार बार मयंक लिखने की बजाय मैं आई लिखूंगा। मेरा नाम क्या है? मयंक, तो मैं इसकी जगह पे आई लिख सकता हूं। तो ये आई क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। ऐसे ही आपके नाम की जगह पे मैं यू लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसी मैं वी लिख सकता हूँ। ऐसी बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए मैं दे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। कोई लिविंग कोई चीज है या जानवर है उसके लिए मैं इट लिख सकता हूँ। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है? प्रोनाउंस है। ये क्या है? प्रोनाउंस है। अब एक टेबल से अपन समझते हैं। देखो प्रोनाउन क्या है? ये आपका प्रोनाउन का टेबल है। आई,
मी, माइन, माई सेल्फ। अगर मैं अपनी बात करूं, फर्स्ट पर्सन की बात करूं, तो ये सब के सब मेरे प्रोनाउन है। अगर मैं अपने लिए बात करूंगा तो मैं आई लिख सकता हूं, मी, माइन, माई सेल्फ। अगर मैं यू, सेकंड पर्सन की बात करूं, मैं आपकी, तुम्हारी बात करूं, यू, योर्स, योरसेल्फ। अगर मैं किसी और थर्ड पर्सन की बात करूं तो उसके लिए अगर लड़का है तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। लड़की है तो शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। ये सब प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकता हूं। अब देखो, इनको थोड़ा सा एक स्टेप समझते हैं और क्लियर करने के लिए। देखो, आपको एक छोटी चीज समझनी पड़ेगी। एक पिक्चर में ड्रॉ करता हूं। हमने पढ़ा था वर्बल एंड नॉन वर्बल। हमने पहले पढ़ा था वर्बल, टेंसेस के अंदर हमने पढ़ा था वर्बल एंड नॉन वर्बल। देखो, वर्बल का मतलब क्या है? जिसमें काम दिखे वो वर्बल है, जिसमें काम ना दिखे वो नॉन वर्बल है। और जैसे मान लो ये कोई, मान लो फीमेल है और ये अपने बच्चे को क्या खाना खिला रही है, तो ये पिक्चर क्या बन गई? वर्बल बन गई। अब देखो, जो पिक्चर है ना, जो काम करने वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंडर। क्या बोलते हैं? सेंडर। जिसके ऊपर काम और इसको हम क्या बोलते हैं? रिसीवर। क्या बोलते हैं? रिसीवर। अब देखो, अगर मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं खुद को क्या बोलूंगा? आई, मैं। और अगर कोई काम मैं नहीं कर रहा, मुझ पर हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? मी। ठीक है ना? अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई। और मुझ पर कोई काम हो रहा है तो क्या बोलूंगा? मी। जैसे मैं बोलता हूं मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग। अब मैं बोलता हूं मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या लिखूं? काम कर रहा हूं ना, आई लिखूंगा। अब मैं बोलता हूं मुझे डांटा जा रहा है, ये मान लो मैं हूं, मुझे डांटा जा रहा है। अब इस पिक्चर में क्या बन गया? मैं रिसीवर बन गया, तो मैं खुद के लिए क्या बनेगा? मैं अब आई लिखूंगा, मैं मी लिखूंगा। ठीक है ना? तो आपने क्या समझना है? जब मैं सेंटर होता है तो हम क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। जब मैं रिसीवर है तो क्या लिखते हैं? मी लिखते हैं। ऐसी तुम, जब तुम सेंडर बनोगे तो क्या लिखोगे? यू। और जब तुम रिसीवर बनता है तब भी क्या लिखा जाता है? यू लिखा जाता है। राइट? ऐसे ही कोई लड़की है, मान लो, अगर ये सेंडर है, लड़की क्या बन रही है? सेंडर बन रही है तो शी लिखते हैं। और लड़की अगर रिसीवर बन रही है तो क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं। तो ये पैटर्न समझना है आपने। अब मैं इसको यहां पे समझाता हूं। अगर मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं तो आई है, मुझ पर कोई काम हो रहा है तो क्या लिखते हैं? मी है। और अगर मैं मालिक हूं किसी चीज का तो मैं क्या लिखूंगा? माई। क्या लिखूंगा? माई। ये मालिक के लिए हो गया। जैसे मेरी गाड़ी, मेरा घर। ऐसी तुम के लिए, अगर तुम कोई काम करो तो यू, तुम पर कोई काम हो रहा है तब भी यू लिखेंगे, और योर हो मतलब मालिक। ऐसी हम, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं? वी। अगर हम पर कोई काम हो रहा है तो क्या लिखते हैं? अस। और मालिक जब हम बनेंगे तो आर। ऐसी वे, जब वे लोग कोई काम करेंगे या करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? दे। जब वे लोगों पर कोई काम होता है, यानी कि उन पर कोई काम होता है, तो क्या लिखते हैं? देम। जब वे लोग मालिक बनेंगे तो क्या लिखेंगे? देयर लिखेंगे। ठीक है ना? ऐसी अगर कोई चीज की, गाड़ी की बात करें, अगर कोई नॉन लिविंग चीज है, जानवर कोई काम करेगा तो इट, उसका ऊपर काम होगा तो इट। जब वो मालिक बनेगा तो इट्स। तो आई, यू, वी, दे। और अगर कोई लड़का है, कोई काम कर रहा है तो ही। जब लड़के के ऊपर काम हो रहा है तो हिम। जब लड़का मालिक बनेगा तो हिज। ऐसी कोई लड़की अगर काम कर रही है तो शी। लड़की पर काम हो रहा है तो हर। जब लड़की मालकिन बनेगी तो हर। तो ये सब के सब ना प्रोनाउंस है। ये सब के सब क्या है? प्रोनाउंस है। आई, मी, माई। आगे भी बनता है माई सेल्फ। अगर मैं सेल्फ लगा दूंगा तब भी ये प्रोनाउन बन जाएगा माई सेल्फ। योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, दोनों होते हैं। आर बहुवचन है इसलिए आर सेल्फ नहीं होता, आर सेल्व्स होता है। देयर क्या क्या बनेगा? देम। बहुवचन है तो क्या बनेगा? देम सेल्व्स बनेगा। इट सेल्फ बनता है, हिम सेल्फ बनता है, हर सेल्फ बनता है। राइट? तो आपने सिंपल सा ध्यान समझना है कि जितने भी ये वर्ड्स लिखे हैं सबके सब प्रोनाउंस है। और अगर कोई काम कर रहा है तो ये लिखा जाएगा। इनको हम क्या बोल देते हैं? सेंडर बोल देते हैं, या सब्जेक्टिव केस बोल देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर के अंदर।
जब कोई काम रिसीव कर रहा है तो हम उसको रिसीवर बोलेंगे, जब कोई मालिक है तो हम पोजेसिव बोल देते हैं, और जब ये सेल्फ लग जाते हैं इसको क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिव, राइट। तो ये सबके सब अलग अलग प्रोनाउन बन गए। अभी आपने जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट की करेंगे यानी कि सेंडर की और रिसीवर की करेंगे। आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटेंस आप पढ़ने वाले हो उसमें जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सेंडर है या रिसीवर है। अगर वो काम करता दिखे तो आप इस रो को यूज करोगे, अगर वो रिसीवर दिखे तो इस रो को यूज करोगे। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। देखो ये आई मी माई माइन बन जाता है तो प्रोनाउन बन गया, माई एडजेक्टिव होता है, माइन उसका प्रोनाउन है, योर योर्स बन गया, हिज हर हर्स, तो ये लड़की के लिए, ये रिसीवर है, ये सेंडर है, ये रिफ्लेक्सिव केस आ गया सेल्फ वाले। अब देखो यहां पर ना कुछ आपको हम पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते रूल्स भी समझेंगे। जैसे देखो आपको कुछ बातें याद रखनी है। देखो हमने बात पढ़ लिया, एक तो सेंडर पढ़ लिया हमने। सेंडर क्या है, काम करने वाला सेंडर है। अगर मैं काम कर रहा हूं तो आई, कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वे हैं तो दे वी, ये सब सेंडर है। रिसीवर क्या बन गए, मी हिम हर देम अस, ये क्या बन गए, रिसीवर बन गए। अब देखो, अब आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर कभी भी प्रेपोजिशन लिखा मिले, प्रेपोजिशन क्या होते हैं, इन, एट, अंडर, ऑन, ओवर, अबव, ये सब क्या प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा रिसीवर केस लिखा जाता है, कभी भी सेंडर केस नहीं आता, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं आई एम टॉकिंग टू डैश, अब मैं पूछता हूं ही आएगा या हिम आएगा, तो आंसर इज हिम नॉट ही, क्योंकि टू क्या है, टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद रिसीवर केस हिम आ जाएगा। ओके, सो कभी भी प्रेपोजिशंस लिखे मिले इसके बाद रिसीवर केस लिखा जाता है। ओके, अब देखो, तो पहला हमने सीख लिया, प्रेपोजिशन आए तो रिसीवर लिखा जाएगा। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी, कभी भी लेट लिखा मिले, लेट के बाद भी अगर आपसे पूछा जाए प्रोनाउन कौन सा आएगा, तो हमेशा रिसीवर केस आएगा। जैसे मैं बोलता हूं लेट डैश प्ले, लेट डैश प्ले, अब मैं आपसे पूछूं कि ही आएगा या हिम आएगा, तो ध्यान रखना लेट के बाद ही कभी नहीं आता, हिम आता है। लेट हिम प्ले, क्या आएगा, लेट हिम प्ले, ये बन गया। तो देखो, लेट यू एंड डैश ट्राई दिस प्रॉब्लम। अब देखो मैं आपसे ऐसा पूछता हूं कि इसमें आई आएगा या मी आएगा। जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आई आएगा या मी आएगा। लेट यू एंड डैश ट्राई, देखो लेट आ गया ना, लेट के बाद हमेशा क्या आता है, रिसीवर के साथ है, तो इसलिए क्या आएगा, मी आएगा। आई नो इट वॉज ही। और आपने यहाँ पे छोटी सी बात ध्यान रखनी है, देखो कभी भी आपको लिखा मिले ना इट इज, इट वॉज, तो आपने ध्यान रखना इसके बाद हमेशा सेंडर केस आता है, रिसीवर केस कभी नहीं आता। अगर आपको मैं ऐसा लिख के दूं, देखो अगर मैं ऐसा लिख के दूं, ऐसा पूछूं कि आई नो इट वॉज, आगे ही और हिम दो ऑप्शन दे दूं, तो हमें चिंता ध्यान रखना है कि इट वॉज आ जाए, इट इज आ जाए, तो सेंडर केस आता है। हु ब्रोक द विंडो, तो खिड़की किसने तोड़ी, तो यहां पर इसकी हम पता लगा रहे हैं वो उसने काम किया, यानी कि सेंडर की बात हो रही है। काम करने वाला क्या होता है, सेंडर होता है। इट वॉजंट ही या हिम। अब देखो आपको दो ऑप्शन दिए, ही और हिम। ही क्या है, सेंडर है, हिम क्या रिसीवर है। अब यहां पर जो इंक्वायरी की जा रही है वो काम करने वाले की जा रही है, वो किसी की जा रही है, काम करने वाले की, इसलिए यहां पर हिम नहीं आएगा, यहां पर ही आएगा। यू एंड आई मस्ट मेंड योर वेज, देखो तुम्हें और मुझे अपने रास्ते ठीक करने चाहिए, तो दोनों का सेंटर बन रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे पूछूं आई आएगा या मी आएगा, तो आंसर विल बी आई। इट वॉज डैश हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, तो जिसने प्रोटेस्ट किया उसकी बात हो रही है, तो ये सेंडर बन रहा है, काम करने वाला बन रहा है। अब मैं ही या हिम दूं आपको, तो आपका आंसर क्या बनेगा, इट वॉज ही हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, इट वॉज ही हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। समझ आ रहा होगा यहां तक। डैश, इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग, ये निश्चित है। ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट एंड ही न्यू इट, देखो थोड़ा रीडिंग करोगे तो आपको बनने लगेंगे। हियर इज योर बुक, देखो बुक क्या है, नॉन लिविंग है, टेक इट अवे, ठीक है ना, सिंपल। बुक के लिए लिखा गया है, नॉन लिविंग के लिए इट लिखा जाता है। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, देखो यहाँ पे घोड़ा क्या बन रहा है, मालिक बन रहा है अपनी टांग का। और जबकि मालिक बनेगा, हमने पता था मालिक जब बनेगा तो हिज, हर, योर्स, आर्स, देयर्स, यहाँ पर इट्स लिखा जाएगा, क्योंकि जानवर है, जानवर जब मालिक बनेगा तो क्या लगेगा, इट्स लग जाएगा।
द बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लोथ्स, बेबी के लिए क्या लिखा जाता है, इट्स लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेबी क्या बन रहा है, कपड़ों का मालिक बन रहा है, इसलिए इट्स लग गया। When I saw a child, he was crying. अब चाइल्ड के लिए आप ही लगा सकते हो। आदिति helps her mother in household work. Dash also does lesson. अब देखो इसकी हिंदी क्या बन रही है, आदिति क्या करती है, अपनी मदर की मदद करती है। तो यहां पर क्या है, आदिति बन रही है सेंडर और मदर बन रही है रिसीवर इन द हाउसहोल्ड वर्क। वो अपना लेसन भी याद करती है। आगे क्या लिख रही है कि वो अपना लेसन भी याद करती है, यानी कि अगेन आदिति की बात हो रही है और वो काम करती दिख रही है। जब कोई काम करता दिखता है वो सेंडर होता है, इसलिए शी लिखा जाएगा। शी ऑल्सो डज हर लेसन, और हर लेसन का मतलब वो ऑनर बन रही है अपने लेसन, इसलिए हर लिखा गया। बोथ वीना एंड नीलू आर टायर्ड, दो लोग आगे तो क्या लिखा जाएगा, दे लिखा जाएगा। दे हैव गॉन होम। देखो आपको ऐसे रीडिंग करके ना थोड़ा सा जजमेंट लेना होता है कि जिसकी आप बात कर रहे हो वो सेंडर बन रहा है, रिसीवर बन रहा है, मालिक बन रहा है। तो जैसा आपको फीलिंग आ रही है सेंटेंस पढ़ने से, वैसा ही आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। तो यहां तक अपने समझ लिया, जब कोई सेंडर बनेगा, आपको पता लगे कि कोई सेंडर बन रहा है तो आप क्या यूज करते हो, आई, यू, ही, शी, वी, दे, इट, ये सबके सबके सेंडर के लिखे जाते हैं। और अगर कोई रिसीवर बन रहा है तुम क्या लिखते हैं, मी, यू, हिम, हर, अस, देम, इट। और जो कोई मालिक बनेगा तो क्या लगेगा, माई, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। ये इट्स ये तब लिखते हैं जब कोई मालिक बनता दिखता है। तो आपने सेंटेंस को पढ़कर डिसाइड करना होता है कि किस प्रोनाउन का आपको इस्तेमाल करना है, किस कैटेगरी के प्रोनाउन का आपको इस्तेमाल करना है। ओके, तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, देखो एक कदम अब अपन आगे पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, रेफर टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। द मोस्ट कॉमन इंक्लूड्स, मान लो कोई ग्रुप है और आप उसके ना मेंबर्स हैं 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, आप उन मेंबर्स को अलग अलग एड्रेस करना चाहते हो तो वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ने से ज्यादा समझ आएगा। देखो पहला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच। अब देखो ईच की हिंदी क्या होती है, हर एक। ईच की हिंदी क्या होती है, हर एक। तो यूज्ड टू रेफर एवरी सिंगल वन ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ थिंग्स। कई सारे लोग हैं, कई सारी चीजें हैं, आपने हर एक को एड्रेस करना है तो आप ईच लिखते हो। ईदर का मतलब होता है दो में से एक, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। मानो दो ऑप्शन है, आपको दो में से कोई एक चुनना है तो आप क्या लिखोगे, ईदर का इस्तेमाल करोगे। और दो ऑप्शन है और दोनों को आपने मना करना है, आप नीदर का इस्तेमाल करोगे। नन का मतलब कोई भी नहीं, नन का मतलब कोई भी नहीं, ठीक है ना। नन तब लिखा जाता है जब दो या दो से ज्यादा हो, जब दो से ज्यादा हो। देखो आप यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है, देखो नीदर कब लिखा जाता है, जब दो में से एक। देखो ईदर और नीदर कब लिखे जाते हैं, जब दो की बात हो। ईदर और नीदर कब लिखे जाते हैं, जब दो की बात हो। ईच जब दो या दो से ज्यादा की बात हो, यानी कि दो की जब बात हो रही है तब भी ईच लिख सकते हो आप। एवरी का मतलब होता है सारे के सारे, ये जब दो से ज्यादा होते हैं तब लिखा जाता है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। और नन भी कब लिखा जाता है, जब दो से ज्यादा की बात हो। नन का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है ना। यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू वन और मोर मेंबर ऑफ द ग्रुप। एनी कब लिखा जाएगा, जब ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें आप एक की बात कर रहे हो तो एनी लिखा जाएगा, ठीक है ना। ज्यादातर ये नेगेटिव सेंटेंसेस में लिखा जाता है या क्वेश्चंस में लिखा जाता है एनी, ठीक है ना, ज्यादातर। ओके, अब देखो एवरीवन, एवरीबॉडी का मतलब एवरी कब लिखा है, जब दो से ज्यादा की बात हो। अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। देखो ये हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स है। Dash of the two cows gives 10 liters of the milk. अब देखो यहाँ पे काउस की बात हो रही है ना। अब अपने को ये पता है दो काउ की बात हो रही है, पहली बात तो ये। अब अपने को ये भी पता है कि इंग्लिश में जो ईच है ना, ये दो के लिए भी लिखा जाता है और दो से ज्यादा के लिए भी। और जो एवरी शब्द लिखा जाएगा ये दो से ज्यादा के लिखा जाता है। अब यहाँ पे तो दो ही काउ है, सिर्फ हम दो की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम दो की ही बात कर रहे हैं इसलिए ईच लिखा जाएगा, एवरीवन नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ईच ऑफ द टू काउस, क्योंकि यहाँ पे दो की बात हो रही है और एवरी दो से ज्यादा के लिखा जाता है। डैश ऑफ दिस टू बॉयज, देखो आपको क्लियर लिख रहा है, यहाँ पे दो से ज्यादा की बात हो रही है। क्योंकि दो की बात हो रही है इसलिए हम एनी को नहीं ईदर लिखेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि एनी का नेचर हम ज्यादातर कहां पे इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे और क्वेश्चन मार्क में करेंगे।
और यहां पर दो की बात हो रही है, दो के लिए क्या है, इधर है, तो क्या बनेगा, ईदर ऑफ दिस टू बॉयज में स्टैंड फर्स्ट, इनमें से कोई भी लड़का फर्स्ट आ सकता है। अब अगेन दो की बात हो रही है। अब नन कब होता है, नन लिखा जाता है दो से ज्यादा के लिए, नीदर लिखा जाता है दो के लिए, और दो की बात हो रही है तो क्लियर हो गया आपको यहाँ पे कि यहाँ पे नीदर लिखने वाले हो। नीदर द टू सर्वेंट्स टोल्ड द ट्रुथ, यानी कि दोनों में से किसी भी सर्वेंट ने सच नहीं बताया। अब देखो आगे भी नन और नीदर ही है, अगेन आपको पता है नीदर दो के लिए है, नन दो से ज्यादा के लिए है, और यहाँ पर तीन पिक्चर्स की बात हो रही है, तो आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे क्या आएगा, नन आएगा। नन ऑफ द थ्री पिक्चर्स वाज गुड, तीनों में से कोई भी पिक्चर अच्छी नहीं थी। आई डिड नॉट बाय डैश ऑफ थ्री पेन्स, देखो इधर कब लिखा जाता है, दो में से एक को चुनने के लिए। अब ज्यादा है और नेगेटिव भी है, हम क्या लिखेंगे, एनी वन लिखेंगे। मैंने इनमें से कोई भी नहीं खरीदा, ही वॉज हेल्थियर देन डैश ऑफ हिज टू ब्रदर्स, कि वो अपने दोनों भाइयों में से एक से ज्यादा अच्छा था। दो में से एक की बात हो रही है, तो क्या लिखा जाएगा, ईदर लिखा जाएगा, क्योंकि दो के लिए ईदर लिखा जाता है। अब देखो अगेन दो पेंसिल्स की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ईदर लिखेंगे, ठीक है ना। डैश ऑफ टू बॉयज प्रेजेंट, नन दो के लिए ज्यादा के लिए होता है, दो के लिए क्या आएगा, नीदर आएगा, दोनों में से कोई भी लड़का प्रेजेंट नहीं था। और नन ऑफ द थ्री सिस्टर्स, तीनों में से कोई भी बहन की बात हो रही है। और फाइव आ गया, अब ज्यादा लोग हैं। अब हमें पता है यहाँ पर देखो इधर दो के लिए होता है, एनी दो से ज्यादा के लिए है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एनी के साथ जाएंगे। तो ये आपने क्या पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मेन बात आपने क्या पढ़ ली, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन, ये सबके सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ईच का मतलब होता है हर एक, एवरी का मतलब सारे के सारे, ईदर का दो में से एक, नीदर दो में से कोई भी नहीं, नन दो से ज्यादा को मना करना, एनी दो से ज्यादा में से एक को चुनना, और एनी ज्यादातर नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, देखो रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, जो चीज आपने दी आपको वापस वही चीज मिली, तो क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेट करना। देखो रेसिप्रोकेट का मतलब क्या है, जैसा हमने दिया वैसा ही सामने वाले ने दिया, एक्सचेंज करना, यानी कि हम रेसिप्रोकेट करना कह सकते हैं। अब हमें ना ये देखना होता है कि रेसिप्रोकेशन जो हो रहा है वो कितने के बीच में हो रहा है। अगर रेसिप्रोकेशन दो, हम ये देखते हैं जब भी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है कौन कौन से, ईच अदर और वन अनदर, each other and one another। अब ये भी प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं और इनको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। हमें ये देखना होता है कि जो रेसिप्रोकेशन हो रहा है वो दो के बीच में हो रहा है या दो से ज्यादा के बीच में हो रहा है। क्या मतलब है इस बात का, कि जो चीज एक्सचेंज हो रही है, शेयर हो रही है, वो दो लोगों में हो रही है या दो से ज्यादा के बीच में हो रही है। अगर मान लो कोई चीज दो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, ईच अदर, क्या बोलते हैं, ईच अदर। और देखो अगर जैसे मैं बोलता हूं ये मान लो ज्यादा लोग हैं और ये आपस में सबके सब क्या बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे की, क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो ज्यादा लोग हैं तो क्या लिखेंगे, वन एनदर, क्या लिखेंगे, वन एनदर। अगर कोई चीज एक्सचेंज हो दो लोगों के बीच में तो क्या लिखते हैं, ईच अदर, दो के लिए क्या लिखा जाता है, ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए क्या लिखा जाता है, वन अनदर। जैसे वो तो राम और श्याम आपस में रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे की, तो दो लोग है ना, ईच अदर, राम श्याम सीता गीता रिस्पेक्ट करते हैं, चार लोग हो गए, वन अनदर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो दो लोगों के लिए क्या लिखा जाएगा, ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए क्या लिखा जाएगा, वन अनदर। जैसे जॉन एंड मैरी लव ईच अदर, अब जो दो लोग है ना तो क्या लिखा जाएगा, ईच अदर। और जब ज्यादा लोग हैं, 3 4 5 10 20 लोग हैं तो क्या लिखते हैं, वन अनदर। एग्जाम्पल लिखते हैं, द टीम मेंबर्स हेल्प वन अनदर, लेकिन ज्यादा टीम मेंबर्स हैं दो से ज्यादा, इसलिए क्या लिखा गया, वन अनदर लिखा गया। अब देखो यहां पर पढ़ते हैं, द टू सिस्टर्स, अब दो सिस्टर्स हैं ना तो क्या लिखेंगे, लव्ड ईच अदर। लिटिल चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन हमेशा ज्यादा होंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है ना, जब लिखा नहीं है तो उसको हम दो से ज्यादा मानेंगे तो क्या लिखा जाएगा, वन अनदर। द टू ब्रदर्स, दो भाई हैं, साफ दिख रहा है हमारे को, क्या लिखेंगे हम, ईच अदर। दे ऑल गेव एविडेंस, दे ज्यादा लोग हैं इसलिए क्या लिखा जाएगा, वन अनदर। दे चीटेड, लिखा नहीं है, ज्यादा मानेंगे, क्या लिखा जाएगा, वन अनदर। टू मैन, क्लियरली दिख रहा है तो क्या लिखेंगे, ईच अदर। ब्रिज मोहन एंड सूर्य मोहन, दो लोग अगे, दो है तो क्या लिखेंगे हम, लव ईच अदर। रेनू बीघा पूनम एंड प्रीति हेल्प, ज्यादा लोग है तो क्या लिखेंगे, वन अनदर। वी शुड, मेंशन नहीं है तो क्या ज्यादा मानेंगे, क्या आएगा, वन अनदर। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आगे चलते हैं।
ओके देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। देखो देखो इनडेफिनिट का मतलब होता है जो डेफिनाइट नहीं है। डेफिनिट का मतलब होता है सर्टेन, यानी कि जिसको लेकर आप श्योर है, जिसको लेकर आप श्योर है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट है आपके पास, वो क्या है, डेफिनाइट होता है। जैसे मैं बोलता, मैंने बोला प्रिया, ठीक है ना, तो प्रिया से आपको पता लगा मैं लड़की की ही बात कर रहा हूँ, नाम से पता लग रहा है आपको। और प्रिया में एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा हूँ, डेफिनाइट है। तो किसी ने मेरी मदद करी, अब एक मतलब प्रिया ने मेरी मदद करी, तो ये प्रिया क्या है, मतलब कि डेफिनाइट है। तो किसी ने मेरी मदद करी, अब यहाँ पे किसने करी मालूम नहीं पड़ रहा, ये इनडेफिनाइट है। काम तो हुआ लेकिन किसने किया, वो इनडेफिनाइट है। जब हमें सेंडर या डूअर या रिसीवर के बारे में मतलब कि क्लियर पिक्चर ना बने, किया तो हुआ है या किसी ने प्राप्त तो किया है, कोई पर्सन तो है, लेकिन वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, या लड़का है, लड़की है, मालूम नहीं पड़ रहा, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इनडेफिनिट प्रोनाउन, कई सारे लोगों की बात होगी, कई सारे लोगों ने मेरी मदद की, अब किन्होंने करी, तो एनीवन। प्लस एनी का मतलब क्या होता है, एनीवन का मतलब हम लोगों की, लिविंग की बात। देखो इसको मैं दो तरह से बांटा हुआ है, एक तो लिविंग और एक नॉन लिविंग। अगर एनीवन लिखा मिले ना, इसका मतलब हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति की बात हो रही है। एवरीवन का मतलब प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, क्या प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, एवरीवन, एवरीबॉडी। नो वन का कोई भी नहीं, नोबडी, समवन किसी ने, समबडी। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे थिंग वाले आगे, जब थिंग की बात होगी ना, इसका मतलब आप या तो जानवर की बात कर रहे हो या नॉन लिविंग की बात कर रहे हो। थिंग का मतलब क्या होगा, नॉन लिविंग की बात कर रहे हो। और जब आप बॉडी या वन लिखोगे, इसका मतलब लिविंग की बात कर रहे हो। ये सब के सब क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो अगर बॉडी या वन लिखा मिले, इसका मतलब लिविंग की बात हो रही है, थिंग लिखा मिले तो नॉन लिविंग की बात हो रही है। एक तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब देखो सबके सब की ना अपन हिंदी देख लेते हैं, फिर अपन को फिल करके देखेंगे, समझ आ जाएगा। देखो एनीवन, एनीबॉडी यानी कोई भी, एवरीवन, एनीबॉडी यानी हर एक, प्रत्येक, नो वन, नोबडी कोई भी नहीं, समवन, समबडी किसी ने, ठीक है ना। अब एनीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग है कुछ भी, एवरीथिंग क्या है सब कुछ, नथिंग कुछ भी नहीं, समथिंग कुछ, ऑल सभी के सभी, बोथ कर दो की बात हो रही है, ठीक है ना। और ईच यानी कि, अब देखो यहाँ पे जनरल लिखे, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिखे जाते हैं। बॉडी वाले हमेशा क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। थिंग वाले हमेशा क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। और ये लिखे ना, ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, मैनी, नन, सेवरल, ये दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लिविंग के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए भी। अब इनकी भी अपन हिंदी समझते, देखो देखो ऑल का मतलब सभी के सभी, बोथ का मतलब दो की बात हो रही है, ईच का मतलब हर एक, फ्यू का मतलब कुछ, मैनी का मतलब काफी, नन का मतलब कोई भी नहीं, सेवरल का मतलब कई सारे, अनेक। अब ये सब कैसे पढ़ लिए। अब आपने क्या करना है, अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस से क्या करना है, इसमें फिल करके देखना है। आपने क्या करना है, इसमें फिल करके देखना है कि इसमें क्या क्या आंसर्स फिट बैठते हैं। ओके अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो फिल इन द ब्लैंक विद द इंडेफिनिट प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट। आपने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है, आपको इनडेफिनाइट प्रोनाउंस फिल करने हैं। अब देखो इंडेफिनिट क्या पढ़ लिया, एक तो लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ लिया, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि बॉडी या वन कब लिखोगे, जब लिविंग की बात होगी, और थिंग कब लिखोगे, नॉन लिविंग की। अब इसमें लिविंग में क्या आ जाएंगे, एवरी बॉडी, एवरी वन, नो बॉडी, नो वन, एनी बॉडी, एनी वन, समबडी, समवन, ये सब के सब क्या इंडेफिनिट लिविंग है। और अगर मैं लिखूं एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब के सब क्या है, थिंग्स है, नॉन लिविंग है। तो अगर आप रीडिंग करते करते पता लगे लिविंग की बात हो रही है, तो आप इस कॉलम में आ जाओगे, और नॉन लिविंग की बात हुई तो इसका इस्तेमाल करोगे। अब देखो थोड़ा पढ़ के देखते हैं, डैश शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस। अब देखो यहाँ पे छोटी सी बात पता क्या ध्यान रखनी है, आपने छोटी सी बात ध्यान रखनी, कभी भी वंस लिखा मिले ना, तो वन आता होता है, एवरीवन नहीं आएगा। क्या आएगा, वन। वंस की पेयरिंग किससे बनती है हमेशा, देखो एक छोटी सी बात मैं ऐड कर रहा हूं, देखो एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, एनीबॉडी, एनीवन, समबडी, समवन, इन सब की पेयरिंग किससे बनती है, हिज से बनती है। और जो अकेला वन होता है ना, अकेला वन, इसकी पेयरिंग किससे बनती है, वन से बनती है। किससे बनती है, वन से बनती है। तो एवरीबडी, एवरीवन, सब, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन लिखा मिले तो पेयरिंग ध्यान रखना हिस्से बनेगी। अकेला वन है तो पेयरिंग किससे बनेगी, वन से बनेगी। ऐसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, थिंग आ गया ना, तो पेयरिंग किससे बनती है, इट से बनती होती है। पेयरिंग किससे बनती होती है, इट से बनती होती है। देखो डैश शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, और देखो यहाँ पे वंस आ गया ना, तो
एवरी की पेयरिंग तो हिस्से बनती है, तो यहाँ पे वन लिखा जाएगा, क्या आएगा, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, डैश सेज दैट ट्रुथ हैज पावर। अब देखो एवरीवन सेज, एवरीवन आएगा, क्या आएगा, एवरीवन सेज दैट ट्रुथ हैज पावर। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, और एवरी हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वाला लिखा जाएगा एवरीवन, क्योंकि ऑल अगर मैं लिखता हूं, ऑल बहुवचन है, बहुवचन के साथ कभी भी फिफ्थ फॉर्म नहीं लिखी जाती, इसलिए एवरीवन सेज दैट ट्रुथ हैज पावर। सम आर बोर्न पोएट्स, कई लोग बचपन से ही पोएट होते हैं, सबके सब तो होते नहीं है, इसलिए हम ऑल नहीं लिखेंगे, सम लिखेंगे। डैश इज बेटर देन नथिंग, तो हमने बहुत बार देखो इधर थिंग आ रहा है ना, तो कंपैरिजन हो रहा है, देन का मतलब कि तुलना हो रही है, तो इधर भी थिंग ही आएगा, तो क्या आएगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। डिड डैश हेल्प यू, क्या किसी ने तुम्हारी मदद की, डिड यहां पे दोनों आ सकते हैं, जब क्वेश्चन मार्क आता है तो दोनों आंसर सी बन जाते हैं, डिड समबडी हेल्प यू, डिड एनीबडी हेल्प यू, दोनों ही समय बनेंगे, ठीक है ना। डैश वर अवॉर्डेड, तो कईयों को पुरस्कार मिला, रिवॉर्डेड का इनाम मिलना है ना। अब देखो अब यहां पर पता है क्या है, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लिविंग है, अब मैनी क्या होता है, लिविंग होता है, मच क्या होता है, नॉन लिविंग या अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। मच क्या है, अनकाउंटेबल इंग्लिश में, मैनी क्या है, काउंटेबल। अनकाउंटेबल की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मैनी लिखा जाएगा। वन मस्ट बी अटेंटिव टू डैश स्टडीज, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ गया, वन आ गया ना, तो वन मस्ट बी अटेंटिव टू वन स्टडीज आएगा, क्या आएगा, वन स्टडीज आएगा, तो वन की पेयरिंग किससे बनती है, हमेशा वन से बनती है। डैश वाज अलाउड टू गो आउट, ठीक है ना। देखो ये एनी तो आ गया ना, एनी हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क में लिखना ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर नन लिखेंगे हम, नन वाज अलाउड टू गो आउट, किसी को बाहर जाने का इजाजत नहीं थी। ओनली विकास कैन रिमेन हियर, अदर्स में गो होम, दूसरे लोग जा सकते हैं, तो अदर्स लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो रीडिंग प्रैक्टिस है थोड़ा सा। अब देखो डैश वॉज वेल अरेंज्ड, तो चीजों को अच्छे से अरेंज किया जाएगा, अब चीजें तो नॉन लिविंग है, इसलिए थिंग लिखेंगे हम, वन नहीं लिखेंगे, एवरीथिंग वाज वेल अरेंज्ड, सब कुछ अच्छे से अरेंज था। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब आपको इसको करेक्ट करके दिखाना है। अब देखो बिल्कुल आसान से पढ़ते हैं। हैज एवरीवन, देखो यहां पर क्या आ गया, लेफ्ट हिज लगेज ऑन ट्रेन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, हमने पढ़ा था क्वेश्चन मार्क है एवरीवन नहीं एनीवन लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हैज anyone left his luggage on train, no one saw Binay go out, did she? अब देखो ये क्वेश्चन टैग है, अगर आप क्वेश्चन टैग पढ़ोगे, जब यहाँ पे नो वन होता है ना, ये छोड़ देते हैं, यहाँ पे दे आएगा, क्या आएगा, दे आएगा। अगर इस सब में ना आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन टैग जब करेंगे तो समझ आ जाएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, अब देखो थिंग आ गया ना, थिंग के लिए इट लिखा जाता है, दे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे इट आएगा। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, देखो ये तो आपको देखते ही पता लग रहा होगा, वन की पेयरिंग किससे होती है, हिज से नहीं होती, किससे होती है, वंस से होती है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट बी केयरफुल व्हाट ही सेज। अब देखो यहां पर भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, वन की पेयरिंग किससे की जा रही है, ही से की जा रही है, तो गलत है। अगर वन लिखा मिले आगे वन ही चलेगा, वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज, क्या आएगा, अबाउट व्हाट वन सेज, वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज, ओके। अब देखो एवरीवन हैज देयर ऑन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, आपको इसमें गलती करनी है। देखो एवरी कभी भी लिखा मिले, हमने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में एक बात पढ़ी थी कि ईच लिखा मिले, एवरी लिखा मिले, ईदर लिखा मिले और नीदर लिखा मिले, ये चारों शब्द इंग्लिश में क्या है, सिंगुलर है। ये चारों वर्ड्स क्या है, इनका नेचर क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो देखो यानी कि एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, एवरी आ गया, तो इसलिए देयर का लिखना गलत है, एवरीवन हैज हिज ऑन आइडियाज लिखा जाएगा, क्योंकि एवरी क्या सिंगुलर है, हिज आएगा। वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, अब देखो आपको देखते ही पता लग रहा होगा, यहाँ पर वन आ गया तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हिज का लगाना गलत है, वंस हेल्थ लिखा जाएगा। एवरीवन ऑफ द बॉयज हैज पेड देयर ट्यूशन फी, अभी तक हमने क्या समझा कि इंग्लिश में ईच, एवरी, ईदर, नीदर लिखा मिले सिंगुलर होते हैं। अगेन देखो एवरी आ गया तो नेचर क्या सिंगुलर है, एवरीवन ऑफ द बॉयज हैज पेड देयर फीस नहीं आएगा, देयर तो प्लूरल है, एवरी का नेचर सिंगुलर है, तो देयर की जगह पे क्या आएगा, हिज आएगा। एवरी वन ऑफ द बॉयज हैज पेड हिज ट्यूशन फी, एवरीबॉडी शुड रिमेन माइंड हिज ऑन बिजनेस, क्या आएगा,
हिज होना आएगा, कारण वही है, ईच एवरी इधर उधर क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। यहां तक समझ आ गया होगा। इट इज एन ओल्ड कार बट आई वॉन्ट अ न्यू वन। तो ये तो पुरानी गाड़ी है, मुझे एक नई चाहिए, तो न्यू वंस नहीं आएगा, एक गाड़ी चाहिए ना। तो वंस तो क्या होगा, देखो अकेला वन तो एक वचन हो गया, और वंस क्या होता है, प्लूरल होता है। नई वाली चाहिए, देखो इसकी हिंदी क्या है, ये पुरानी गाड़ी है, मुझे नई वाली गाड़ी चाहिए। देखो यहां पर तो मैं ए लिख रहा हूं, एक है, और पीछे मैं एस लगा रहा हूं, तो ये गलत हो गया। जब ए लिख दिया तो एस नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ए बता रहा है कि आप एक गाड़ी की बात कर रहे हो और पीछे बहुवचन बना रहे हो, इसलिए एरर बन गया, एस कट गया। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, काफी इंपॉर्टेंट है ना। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इट इज टाइप प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट क्लॉज, इट कनेक्ट्स द रिलेटिव। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, मतलब कि ना कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, कंजंक्शन की तरह भी आप कह सकते हो। दे बोथ एक्ट एज प्रोनाउन एंड अ कंजंक्शन जॉइनिंग टू क्लॉजेस, द मेन रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो आपको पहले स्टेप क्या ध्यान रखना है कि मेन रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। एक तो हु है, whom है, whose है, which है, that है, और कभी कभी हम what का भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको ना इनके नाम पता होना चाहिए, who, whom, whose, which, that, what, ये सब के सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब देखो इनको थोड़ा सा और समझते हैं कि ये क्या करते हैं, क्या काम है, फिर प्रैक्टिस करेंगे। देखो हु का मतलब क्या, देखो ये ना हमेशा सेंडर के लिए लिखा जाता है। किसके लिखा जाता है, सेंडर के लिए। होम किसके लिखा जाता है, रिसीवर के लिखा जाता है। हुज हमेशा मालिक के लिखा जाता है। किसके लिखा जाता है, मालिक के लिए। विच का मतलब होता है चॉइस के लिए, या नॉन लिविंग और जान। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप निर्जीव और जानवरों की बात करोगे तो क्या लिखोगे, विच लिखोगे। दैट भी दोनों के लिखा जाता है, जानवर के लिए और नॉन लिविंग के लिए, इसको हम बाद में देखेंगे। वोट का मतलब होता है जो कुछ। अब देखो अभी मैं इसको फर्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखो रिलेटिव प्रोनाउन पता है क्या है, मान लो आपके सामने कोई पर्सन की बात हो रही है, ठीक है ना। मैं बोलता हूं ये राम है, इसका नाम राम है, जो कि क्रिकेट खेलता है। अब आगे मैं क्या बता रहा हूं, जो कि मतलब कि क्रिकेट खेलता है, मैंने ऐसा बनाया। तो यहां पर तो मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन की। ये क्या है, इंट्रोडक्शन की कि ये राम है, और उसके बाद मैंने क्या बताया कि राम क्या क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अब देखो ये दो क्लोज बन गए। क्लोज का मतलब समझो, पिक्चर बन गई आपके दिमाग में, ये राम है, इंट्रोडक्शन आ गई, और ये क्रिकेट खेलता है, उनको जोड़ना है मैंने। तो देखो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सेकंड पिक्चर के अंदर अगर वो सेंडर बने, सेंडर क्या होता है, काम करने वाला, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, हु लिखते होते हैं। क्या लिखते हैं, हु लिखते हैं। इसी तरह से देखो मैं बोलता हूं ये प्रिया है, अब जिसको डांट पड़ी। अब देखो यहां पर मैं सिंपल कहता हूं कि इस लड़की का नाम प्रिया है, जिसे या जिसको डांट पड़ी। अब देखो यहां पर भी दो पिक्चर बन रही है, लेकिन जो प्रिया है जिसकी मैंने इंट्रोडक्शन दी, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट क्लोज हो गया हमारा। जिसको क्या है, डांट पड़ी। अब यहां पर क्या बनेगी, प्रिया रिसीवर बन रही है। क्या बन रही है, रिसीवर बन रही है। जब कोई रिसीवर बनता है तो आपने ध्यान रखना है, वहां पर हु नहीं लिखा जाता, वहां पर हुम लिखा जाता है। शी इज प्रिया हुम वॉज पनिश्ड और स्कॉल्डेड। अब देखो अगर मैं इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, शी इज प्रिया हुम वॉज स्कॉल्डेड। अब यहां पे हुम क्यों लिखा गया, क्योंकि जिसकी बात हो रही है वो आगे रिसीवर बन रहा है। क्या बन रहा है, रिसीवर बन रहा है। जब कोई रिसीवर बनेगा तो हुम लिखते हैं। और जब देखो लाइक दिस इज राम हु प्लेज क्रिकेट। अब देखो यहां पर राम के बाद मैंने हु लिखा, क्योंकि आगे वो डूअर बन रहा है, सेंडर बन रहा है, तो मैंने क्या लिखा, हु लिखा। और जब वो रिसीवर मिले तो मैंने क्या लिखा, हुम लिखा। राइट। इसी तरह से देखो अगर मैं किसी नॉन लिविंग की या जानवर की बात करता हूं ना, मान लो फर्स्ट स्टेप है, मैं यहाँ पे नॉन लिविंग की या जानवर की बात करता हूं, तो मैं यहाँ पे विच लिखूंगा। क्या लिखूंगा, विच लिखूंगा। और जिसकी मैं पहले बात कर रहा हूं, अगर वो मालिक बन रहा है, क्या बन रहा है, मालिक बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हुज लिखेंगे।
मैं बताऊं, ही हैज अ डॉग डैश इज ब्लैक इन कलर। अब देखो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि क्या आएगा, मैं पूछता हूं हु आएगा, हुम आएगा, विच आएगा, क्या आएगा। इसकी हिंदी मिला के देखते हैं। देखो हिंदी मिलाना जरूरी है। ही हैज अ डॉग, उसका कुत्ता है जो कि रंग में काला है। अब देखो यहां पर हमें क्या अप्लाई करना है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां पर देखो पीछे किसकी बात कर रहे हैं, कुत्ते की बात कर रहे हैं, और ये नॉन लिविंग इसलिए क्या आएगा, विच आएगा। सॉरी जानवर आ गया ना, जानवर और नॉन लिविंग के लिए विच लिखा जाता है। सो ही हैज अ डॉग विच इज ब्लैक इन कलर, उसके पास कुत्ता है जो कि रंग में काला है। अब देखो इसी तरह से अगर कोई मालिक बने, मालिक बनेगा तो क्या बनेगा, हुज लिखा जाएगा। जैसे देखो ही इज राहुल डैश कार इज ब्लैक। देखो मैं बोलता हूं ये राहुल है जिसकी गाड़ी काली है, लेकिन जिसकी आगे बात हो रही है, ये जो राहुल है उसका मालिक बन रहा है। ये क्या बन रहा है, कनेक्शन क्या बन रहा है, ये मालिक का कनेक्शन बन रहा है। जब जिसकी हम पहले बात करें और बाद में जो चीज है उसका मालिक बन रहा हो, तो बीच में क्या आएगा, हुज आएगा। तो ये राहुल है जिसकी गाड़ी ब्लैक है, यहां पर मालिक बन रहा है। तो आपने सिंपल सी बात क्या समझनी है, अभी आपने मेन 3-4 पे ध्यान रखना है। अगर आप लिविंग की बात करो और वो आगे डूअर, देखो लिविंग की बात हो रही है और ब्लैंक के बाद वो डूअर बन रहा है या सेंडर बन रहा है, तो आप क्या लिखोगे, हु लिखोगे। अगर आप लिविंग की बात कर रहे हो और बाद में वो रिसीवर बन रहा है, तो क्या लिखोगे, होम लिखोगे। अगर आप नॉन लिविंग की या जानवर की बात कर रहे हो तो हम क्या लिखेंगे, विच लिखेंगे। और अगर जिस पर्सन की बात कर रहे हो बाद में वो मालिक बन रहा है, पर्सन हो सकता है या जानवर भी हो सकता है, ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, यहां पे हुज लिखोगे। तो ये भी आपने 4 रिलेटिव प्रोनाउन ध्यान रखने हैं, डूअर के लिए, रिसीवर के लिए, नॉन लिविंग जानवर के लिए, मालिक के लिए। इनका अपन इस्तेमाल करना सीखेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होगा। अब थोड़ी प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो देखो यहां तक आपको काफी फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा प्रोनाउन का। देखो अब इसी की अपन थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। देखो यहां पर ना आपको क्या करना है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा आपको ये बताना है। दिस इज द बुक दैट आई वांटेड टू बाय, ये वो किताब है जो मैं खरीदना चाहता था। तो यहां पर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये किताब है, और किताब तो क्या है, कोई व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे हु नहीं लिखेंगे। हु कब लिखा जाता है, जब किसी व्यक्ति की बात हो और वो काम करता दिखे अपने को। तो क्योंकि ये वो गया इसलिए हम क्या लिखेंगे, विच लिखेंगे। दिस इज द बुक विच आई वांटेड टू बाय, ये वो किताब है जो मैं खरीदना चाहता था। द मैन दैट कॉल्ड मी यस्टरडे इज माय अंकल, वो आदमी जिसने मुझे कल बुलाया वो मेरा अंकल है। और यहाँ पर जो आदमी है, तो यहाँ पर आदमी है, सेकंड पार्ट में वो काम करता दिख रहा है, इनकी सेंटर बन रहा है। और विच तो क्या है, जानवर या नॉन लिविंग के लिए इसलिए नहीं होगा, तो यहाँ पे हु लिखा जाएगा। द मैन हु कॉल्ड मी यस्टरडे इज माई अंकल, आई डू नॉट नो द पर्सन, मुझे वो पर्सन नहीं पता जिसने मेरा पर्स चुराया। नहीं, गलत बोला। आई डू नॉट नो द पर्सन, मुझे वो व्यक्ति नहीं पता जिसका पर्स चोरी हुआ। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो पर्स का वॉलेट का क्या बन रहा है, मालिक बन रहा है। और जब मालिक बनेगा तो क्या आएगा, होम नहीं आएगा, हुज आएगा। क्या आएगा, हुज आएगा। आई डू नॉट नो द पर्सन हुज वॉलेट वाज स्टोलन, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसका पर्स चोरी हो गया था। ठीक है ना। देखो होम किस लिखा जाता है हमें पता है, हु कब लिखा जाएगा, जब कोई सेंटर बनेगा। विच कब लिखा जाएगा, जब जानवर या नॉन लिविंग की बात कर रहे हो, जानवर या नॉन लिविंग की बात कर रहे हो। होम कब लिखा जाएगा, जब कोई रिसीवर बनेगा। क्या लिखा जाएगा, रिसीवर। और हुज कब लिखा जाएगा, जब कोई मालिक बनेगा। क्या बनेगा, मालिक बनेगा। तो बिल्कुल अगर आप बेसिक रीडिंग को लाइक कवर करोगे तो आप इजीली बहुत फील कर पाओगे। समझ रहा होगा मेरे ख्याल सबका सब। अब देखो ये अपन पढ़ते हैं, द कार डैश इज पार्क्ड आउटसाइड बिलोंग्स टू माई नेबर। तो हिंदी सारी बना के देखते हैं, वो गाड़ी जो कि बाहर पार्क है वो मेरे पड़ोसी की है। अब यहां पर देखो हम स्टार्टिंग में बात किसकी कर रहे हैं, गाड़ी की बात कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, एक तो हु है और एक विच है। अपने को पता है हु तो किस लिए होता है, हु तो लिविंग के लिए होता है, सेंटर के लिए होता है। और नॉन लिविंग के लिए तो हु होता नहीं है, तो विच रह गया। तो हमारा आंसर क्या बन गया, विच आएगा, क्योंकि कार नॉन लिविंग है तो विच लिखा जाएगा। द कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड बिलोंग्स टू माई नेबर, वो गाड़ी जो कि बाहर पार्क है मेरे पड़ोसी की है।
अब आप इसको रीड करके देखो, शी इज द गर्ल डैश वन फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन। तो पूरी हिंदी में आके देखो, वो लड़की है जिसको फर्स्ट प्राइज मिला कंपटीशन में। अब देखो यहां पर क्या है, जिस लड़की की बात हो रही है, यहां पर जिस लड़की की बात हो रही है, सेकंड पिक्चर में उसने वन द फर्स्ट प्राइज, तो इसने काम किया कोई, यानी कि सेंटर बन रही है। अब सेंटर बन रही है तो क्या लिखेगा, देखो होम तो आएगा नहीं, होम तो नहीं आएगा, क्योंकि होम तो रिसीवर के लिए होता है। तो मैं एक बार ना यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दैट की जगह मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ हु, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो शी इज द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज इन कंपटीशन, क्योंकि मैं दैट को पढ़ा नहीं अभी तक हमने। दैट के बारे में आप एक ही छोटी सी चीज याद रखो, देखो दैट पता कब लगाना है आपने, देखो दैट ना मिक्स्ड होता है हु और विच का। आप सिंपल याद रख लो, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री लिखे मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद हमेशा दैट लिखा जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या आती है, जैसे ग्रेटेस्ट आ गया, हाईएस्ट आ गया, कूलेस्ट आ गया। अब ये डिग्रीज आ गई सुपरलेटिव डिग्री। इनके बाद आपसे पूछा जाए हु आएगा या दैट आएगा, तो क्या आएगा, हमेशा दैट आएगा। एक ये वाला पॉइंट आप याद रख लो। दूसरा पॉइंट आप याद रखो, देखो दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर कभी भी ना जानवर और इंसान, जैसे मैन एंड डॉग, मैन एंड डॉग में दो दिखे आपको, एक तो जानवर हो एक पर्सन हो, दो दिखे ना, उसके बाद पूछे विच आएगा हु आएगा दैट आएगा, तो हमेशा दैट आएगा। ये दो याद रख लो। और तीसरे लिस्ट में लिख देता हूं, देखो आपको लिखा मिले ना, समथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, ये वर्ड्स लिखे मिले, इनके बाद भी दैट लिखा जाता है ना। दैट के अपने अलग से ही रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तो तीन याद रख लो। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट लिखा जाता है, और अगर आदमी और जानवर की बात हो तब भी दैट लिखा जाता है, और समथिंग, एनीथिंग, एवरीबॉडी, नोबडी, इनके बाद भी क्या लिखा जाता है, दैट लिखा जाता है। ओके, समझ आ गया होगा सारा का सारा। अब देखो, शी इज द गर्ल डैश वन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, तो यहां पे हम हु लिखेंगे। द डॉग डैश सेव द चाइल्ड वाज गिवन अ मेडल, तो यहां पे डॉग डैश, इसका आंसर देखना पड़ेगा सिक्स का, विच है, क्योंकि जानवर के लिए विच लिखा जाएगा, सही है। तो डाउट आया था मुझे इसके अंदर। डॉग, जिस कुत्ते ने जानवर की, जानवर आ गया ना तो सीधा ही विच लिखेंगे, चाहे सेंटर हो चाहे रिसीवर हो। हाउस डैश प्रूफ इज रेड इज वेरी ओल्ड, तो वो घर जिसकी छत, तो यहाँ पे घर मालिक बन रहा है छत का एक तरह से, तो क्या लिखेंगे, हुज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, हुज लिखा जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो, हाउस हुज रूफ, ठीक है ना। डू यू नो द बॉय, क्या तुम उस लड़के को जानते हो, डैश वी सॉ एट द मॉल, जिसको हमने मॉल में देखा। जिसकी हिंदी ठीक से बना के देखो आप, क्या तुम उस लड़के को जानते हो जिसको हमने मॉल में देखा। अगर जो लड़का है ना, यहां पर क्या बन रहा है, जो लड़का है वो रिसीवर बन रहा है, तो लड़के को देखा जा रहा है, देखने तो हम है, लड़के को देखा जा रहा है, तो लड़का क्या बन गया, रिसीवर, इसलिए क्या आएगा, जब रिसीवर बन रहा है तो क्या आएगा, होम आएगा। यू नो द बॉय, क्या तुम लड़के को जानते हो जिसको हमने मॉल में देखा, तो रिसीवर में इसलिए क्या लिखा गया, होम लिखा गया। द मूवी दैट वी वॉच्ड लास्ट नाइट वाज फैंटास्टिक, अब देखो यहाँ पे व्हाट की सेंस बनने नहीं, सीधा दैट आएगा। The movie that we watched last night was fantastic. The teachers called it the students dash for making noise. टीचर ने उन बच्चों को पीटा या डांटा जो शोर मचा रहे थे। तो यहाँ पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट में बच्चे शोर करते दिख रहे हैं, लेकिन सेंटर बन रहे हैं, तो इसलिए क्या आएगा, हु आएगा सीधा। And the teachers called it the student who were making noise. Here is the pen. ठीक है ना, ये रहा वो पेन जो कि तुमने मुझे दिया। अब यहां पर देखो, हुज तो कब लिखा जाता है, जब मालिक बने कोई। हुज कब लिखा जाता है, जबकि मालिक बने, तो यहाँ मालिक की तो सेंस नहीं बन रही, इसलिए हुज कट गया, हमारा कैंसर आ गया, दैट आ गया। हियर इज द पेन दैट ही लेंट मी, ये रहा वो पेन जो कि तुमने मुझे दिया। ठीक है, तो देखो ये हमने थोड़ा सा क्या किया, लाइक बेसिक लेवल पे प्रोनाउन स्टडी किया, प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, एंड बेसिक प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, और थोड़ी थोड़ी हमने हर एक की प्रैक्टिस भी की है ना। तो ये हमने इस लेक्चर में कवर किया है। आगे हम करेंगे और ज़्यादा ग्रामर को सीखेंगे, ताकि हमारा
जो इंग्लिश का है जो लेवल और अच्छा हो सके। इस वीडियो में इतना ही है, आगे करते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।